हेलो। हाँ जी बच्चों, आप मेरे को बताइए जरा एक बार, आपको ऑडियो वीडियो कैसा मिल पा रहा है? लॉग इन करते जाइए। हाँ जी बच्चों, ज्वाइन करते जाइए। जल्दी जल्दी से ज्वाइन करते जाइए बच्चों। हाँ जी बच्चों, जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं, सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एफएमएसएम। सॉरी, सब्जेक्ट है आपका एफएमएसएम और टॉपिक रहेगा सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल सब्जेक्ट रहेगा एफएमएसएम और चैप्टर है सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जल्दी जल्दी मेरे को कंफर्म करते जाइए ऑडियो वीडियो कैसा आ रहा है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग प्रियांशी। जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं, एक बार मेरे को मैसेज करते जाइए कि आपको ऑडियो वीडियो प्रॉपर मिल पा रहा है। ये भी आप मेरे को कहीं ना कहीं बता दीजिए। ओके बेटा, क्या ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? क्या आपको क्लास प्रॉपरली मिल पा रही है? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ऑल क्लियर, चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। कनेक्शन जुड़ चुका है बच्चों के साथ। अब कर लेते हैं चैप्टर की शुरुआत। क्या बेटा सुनिधि भी लाइव आ चुकी हो? आपका प्रॉब्लम चल रहा था, आई थिंक आपका प्रॉब्लम अगर रिजॉल्व हो गया तो फटाफट से मेरे को मैसेज कीजिए। आपका जो प्रॉब्लम चल रहा था, क्या रिजॉल्व होकर के लॉगिन हो गया? हो जाना चाहिए। हाँ बेटा, लाइव ही है। अब इतने सारे चैट्स का मैं रिप्लाई दे रहा हूँ तो लाइव में ही दे रहा हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि रिकॉर्डेड चला करके और आपकी चैट का भी आंसर देता रहूँगा लाइव में। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे पॉसिबल है बेटा? मैं आपकी बातों का जवाब भी दे रहा हूँ, लाइव भी ना हूँ। लाइव हूँ तभी तो आपकी बातों का जवाब दे पा रहा हूँ। ओके, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है, सब्जेक्ट रहेगा एफएमएसएम। सब्जेक्ट रहेगा एफएमएसएम
और टॉपिक है सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस and cost of capital. Source of raising long-term finance and cost of capital. हाँ बेटा, ये नेक्स्ट क्लास है। अभी ये नेक्स्ट क्लास चल रहा है बेटा आपका एफएमएसएम का। नेक्स्ट क्लास चल रहा है एफएमएसएम का, और अभी हम स्टडी कर रहे हैं सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए जी, पॉइंट बाय पॉइंट नोट डाउन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अगर इसी चैप्टर की बात करूं, जब ये चैप्टर 4 मार्क्स 5 मार्क्स 8 मार्क्स और 10 मार्क्स में आता है तो कई बार यहाँ क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग रहता है। लेकिन जब ये एमसीक्यू पैटर्न पर जब यही सारा टॉपिक्स या चैप्टर्स आते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे लिए और भी ज़्यादा ट्रिकी हो जाते हैं, और भी ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चंस, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस जो कि हमें भरपूर मार्क्स भी दिला सकते हैं अगर हम सिस्टमेटिकली चीज़ों को समझ लें। और कई बार ये हमारे लिए समस्या भी खड़े कर सकते हैं अगर हम इनको ढंग से ना समझें। तो रटा तो इधर नहीं जा सकता, फैक्ट को समझने का प्रयास करना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आएंगे। उसी तरीके से हम थिंग्स को डिजाइन करते हुए लेकर के जा रहे हैं, कंटेंट को डिजाइन करते हुए लेकर के जा रहे हैं, जहां पर हम छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर दे पाए। तो सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करूं तो पॉइंट नंबर फर्स्ट ये समझने की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है। तो हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंस। पहले हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बारे में, फिर हम समझेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। अब इन जनरल या आम बोलचाल की भाषा में बात करें, हाँ सर, नया चैप्टर एकदम फ्रेश टॉपिक है बेटा, सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मैं बात करने वाला हूँ। आम बोलचाल की भाषा में बात करें, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करें तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करते हैं, जो ऐसा पैसा जो हमने उधार लिया और लंबे टाइम के लिए उधार लिया, और उस दौरान हमको उस लॉन्ग टर्म फाइनेंस से कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म फंड को हमने एनालाइज करना होता है कि क्या ये जो पैसा है जो हमने लिया है, क्या ये ऑप्टिमाइज्ड रेट पर लिया है। ऑप्टिमाइज्ड रेट का मतलब होता है कि ऐसे रेट पर लिया है जो कि कहीं ना कहीं मार्केट को कंपैरिजन करने पर सबसे कम है। दूसरा, कई बार जब लंबे टाइम के लिए फंड अरेंज करते हैं, लंबे टाइम के लिए जब पैसा लेते हैं तो उस दौरान हमने कई बार मीडियम का भी सिलेक्शन करना पड़ता है, कई बार उस सोर्स का भी सिलेक्शन करना पड़ता है कि हमको ये पैसा किस सोर्स से लेना है। क्या हमको ये पैसा इक्विटी से लेना है, क्या हमको ये पैसा प्रीफरेंस से लेना है, क्या हमको ये पैसा लोन के तौर पर लॉन्ग टर्म लोन से लेना है। तो जब ये पैसा, जब ये फंड हम कलेक्ट करेंगे तो ये फंड किस सोर्स से लेना है, ये भी हमारा एक सब्जेक्ट मैटर का डिस्कशन होता है, क्योंकि हर एक सोर्स का एक अलग कॉस्ट होता है, एक अलग टाइप से हमको वहां पर पेमेंट करने पड़ते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट के तौर पर हो, चाहे वो डिविडेंड के तौर पर। किसी सोर्स का पेमेंट ज़्यादा हो सकता है, किसी सोर्स का कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है, तो किसी सोर्स की रिस्क कम हो सकती है। जैसे इक्विटी के लिए बात करते हैं तो वहां पर पेमेंट तभी करने पड़ते हैं जब प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर प्रेफरेंस की बात करेंगे तो उधर हमको पेमेंट करने पड़ेंगे इवन दो प्रॉफिट हो। हम प्रेफरेंस की बात करते हैं तो कई बार वहां पर मैंडेटरी डिविडेंड देना पड़ता है, साथ ही साथ में अगर हम डिवेंचर्स की बात करें तो वहां इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा इवन दो आपको प्रॉफिट है या फिर नहीं है। तो इक्विटी के केस में सबसे कम रिस्क होता है, प्रीफरेंस में भी बात करते हैं तो पेमेंट डिविडेंड का
प्रीफरेंस में भी तब करना पड़ता है जब प्रॉफिट होता है, बट डिविडेंड के कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं कि जैसे पास्ट ईयर्स के डिविडेंड है वो भी हमको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे अगर वो क्यूमुलेटिव है तो। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म लोन पर पेमेंट होने वाले इंटरेस्ट की, तो वो तो देना ही पड़ेगा, उसको हम होल्ड नहीं कर सकते। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हर एक तरीके का जो फाइनेंस होता है, ईच एंड एवरी जो हमारा फाइनेंस का जो वे आउट है, जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं हमको डिफरेंट तरीके से अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम पर इम्पैक्ट डालता है, और उन्हीं सारे इम्पैक्ट को एनालाइज करना है। वो कहाँ पर एनालाइज करना है? इस चैप्टर में एनालाइज करना है, सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बच्चों हम ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, कौन सा वाला सोर्स आपके लिए बेहतर सोर्स है। डिफरेंट सोर्स से अगर पैसा आप लेते हो तो उसका कंबाइंड कॉस्ट, एक वेटेड एवरेज कॉस्ट आपके पास क्या पड़ेगा। लॉन्ग टर्म फाइनेंस की हम बात करेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जब हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस में कौन कौन से एस्पेक्ट कवर रहेंगे, उनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, ये सारे के सारे मुद्दे हमने यहां पर डिस्कस करने हैं। तो नोट करें बेटा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के एक इंट्रोडक्शन के तौर पर हम इसे कवर कर रहे हैं। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। और फाइनेंस में भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस दूसरा रहेगा शॉर्ट टर्म फाइनेंस। फाइनेंस में भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस सेकंड रहेगा शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो फाइनेंस की बात करें तो एक बिजनेस के लाइफ ब्लड की, तो बिजनेस के लिए एक लाइफ ब्लड की तरह काम करता है, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा, फंड नहीं होगा, तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो फाइनेंस जरूरी है, फाइनेंस के थ्रू ही हम आगे बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इन्होंने बोला फाइनेंस हमारा लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। but here we are talking about long term finance। जब हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस की बात कर रहे थे, जब हम शॉर्ट टर्म के लिए फंड अरेंजमेंट की बात कर रहे थे, तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था। हम जब उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ते हैं तो उस दौरान हम हमेशा शॉर्ट टर्म फंड की बात कर रहे होते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसे का रिक्वायरमेंट है वो कहां से कहीं ना कहीं हमारा फुलफिल होगा, और वो चैप्टर होता है बच्चों वर्किंग कैपिटल। लेकिन जब हम हमारे कैपिटल एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हमको कहीं ना कहीं फंड की जरूरत पड़ती है, कैपिटल एसेट्स को परचेज करने के लिए जब फंड की जरूरत पड़ती है, जब लॉन्ग टर्म में पैसे की आपको जरूरत पड़ती है, उस दौरान बेटा जो आप बात करते हो वो बात करते हो लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करते हो। उस दौरान जो डिस्कशन होते हैं, जो आपके एवेल्युएशंस होते हैं, जो वेरियस कैलकुलेशंस होती हैं, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म फंड के रेफरेंस में होती है। तो बिजनेस में दो तरीके के फंड की जरूरत पड़ती है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। जब आपको शॉर्ट टर्म में जैसे कि गुड्स परचेज करना है, सेल करना है, तो परचेज करने के लिए अगर आपको पैसे की जरूरत है तो उस दौरान जो जरूरत होती है वो छोटे टाइम के लिए होती है, कम टाइम के लिए होती है, क्योंकि गुड्स परचेज किया, सेल कर दिया, सेल से जो पैसे आए लोन का पेमेंट कर दिया। तो इस टाइप के जो पैसे की जरूरत होती है वो हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, कि हमको डे टू डे बेसिस पर जो वर्किंग है उनके लिए जो पैसे की जरूरत है वो हमारा कहां से फुलफिल होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस से। लेकिन अगर हमको एक असेट्स परचेज करना है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना है जो सालों साल तक बिजनेस को बेनिफिट देने वाला है, तो ऐसे पैसे के लिए
ऐसे ऐसे परचेज के लिए, ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए हमको लॉन्ग टर्म फंड की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस के तौर पर डिस्कशन करते हैं। तो फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, और ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करेंगे, इट इज यूज टू, या लॉन्ग टर्म फाइनेंस is used to financed फिक्स्ड एसेट्स। जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है उसे हम बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज टू फाइनेंस, it is used to finance the permanent part of working capital, permanent part of working capital। और नेक्स्ट रहेगा, इट इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बच्चों जब हम बात करते हैं तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, और लॉन्ग टर्म फाइनेंस होगा जो यूज होगा, किसके लिए यूज होगा? फिक्स्ड एसेट्स के लिए। मैंने बोला वर्किंग कैपिटल के लिए अगर पैसे की जरूरत होगी, मतलब गुड्स को परचेज करना है, किसके लिए परचेज करना है? सेल करने के लिए। गुड्स को परचेज करना है, किसके लिए परचेज करना है? सेल करने के लिए। तो उसके लिए जो पैसे की जरूरत होगी उसे बोला जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और वो रिक्वायरमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम पर जो आपका कहीं ना कहीं फुलफिल होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस से। बट अभी जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत क्यों? तो इन्होंने बोला लॉन्ग टर्म फाइनेंस यूज्ड होता है फाइनेंसिंग द फिक्स्ड एसेट्स। बिजनेस की लायबिलिटी साइड फाइनेंसिंग को दिखाती है, बिजनेस की असेट साइज उस पैसे को कहां लगाया गया ये कहीं ना कहीं शो करती है। तो पैसे को अगर हम फिक्स्ड एसेट्स में लगाना चाहते हैं तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम पर क्राइटेरिया होता है कि उस पैसे को किसी लॉन्ग टर्म सोर्स से लिया जाए, वो पैसा किसी लॉन्ग टर्म फाइनेंस से अरेंज किया जाए। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज यूज्ड टू फाइनेंस द फिक्स्ड एसेट्स। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर, मैं इसे पॉइंट रख सकते हो कि बताइए लॉन्ग टर्म फाइनेंस का यूज किसके लिए होता है? फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या फॉर करेंट एसेट्स, या हम बात करेंगे बोथ या नन ऑफ दीज। तो आप किस पर टिक लगाने वाले हो? फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि ये जो पैसा यूज होता है वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज होता है। दैट मींस जो लॉन्ग टाइम तक हमारी एसेट्स चलने वाली होती है उनके लिए जो फंड की जरूरत पूरी की जाएगी वो कहां से पूरी की जाएगी? लॉन्ग टर्म फाइनेंस से। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आपके फाइनेंस को शो करती है, और उसमें से लॉन्ग टर्म फाइनेंस जनरली यूजुअली जो यूज्ड होता है वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज होता है। It is used to finance the permanent part of working capital। हमने क्या बात किया? हमने बात किया बच्चों कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस यूजुअली और जनरली कहीं ना कहीं फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंस करने के काम आएगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे रिक्वायरमेंट, जो ऐसी वर्किंग कैपिटल जो परमानेंटली बिजनेस में लगी रहेगी, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूस बेसिस पे बिजनेस में रहेगी, ऐसी वर्किंग कैपिटल को भी कई बार हम लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस कर देते हैं। करंट एसेट्स के लिए बेटा, करंट एसेट्स में पैसा लगाया जाता है और उस पैसे की वापसी बड़ी जल्दी हो जाती है। पैसा किसी से उधार लिया,
आपने बिजनेस में कुछ परचेज किया, उसे सेल करके दोबारा से पैसा आपकी पॉकेट में आ गया, तो जिससे पैसा उधार लिया उसको वापस करोगे या नहीं करोगे? तो उसके लिए बहुत लंबे सोर्स की जरूरत नहीं होती कि उसके लिए 20 साल, 15 साल, 50 साल का लोन लेना पड़े, ऐसे की जरूरत नहीं होगी ना। दैट मीन्स हम लॉन्ग टर्म लोन में जा रहे हैं। अगर हमको आज पैसे की जरूरत है, आज पैसा लिया, सामान खरीदा, सेल कर दिया, शाम को उसका पैसा वापस कर दिया, 1 दिन के लोन, 2 दिन के लोन, 10 दिन के लोन, 1 ईयर का लोन, लेकिन हमको 5 ईयर, 10 ईयर इस टाइप के लोन लेने नहीं पड़ेंगे। इट इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। इन्होंने बोला, क्या बोला? इन्होंने बोला कि जब जब हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करते हैं तो ये ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए काम में आता है। ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है वो ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए काम में आता है। बच्चों, ग्रोथ होती है आपकी फिक्स्ड एसेट से, ग्रोथ होती है आपके बिजनेस में एसेट से। बिजनेस में एसेट्स जितने बेहतर होंगे उतने ज्यादा आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप मैनुअली काम कर रहे हो, मैनुअली प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी बहुत कम रहेगी, और वही जब आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटेड तरीके से होता है तो आपके बिजनेस की स्पीड, आपके इस बिजनेस की ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है और कम कॉस्ट पर ज्यादा आउटपुट आप निकाल पाते हो। बच्चे कह रहे हैं एग्जाम्पल देके बताओ, ऐसे नहीं मानने वाले। मैंने कहा बेटा, आपने घर में चिप्स बनाते हुए देखा होगा, कैसे बनती है? बच्चे कह रहे मालूम नहीं कैसे बनती, हमने तो आज तक नहीं देखा। आलू तो देखा होगा आपने, आलू को पील कर लो और छोटे छोटे पीसीज में उसे एक आता है डिवाइस टाइप का आता है चिप्स मेकर, उसमें घुमाते रहो, वो आलू प्रॉपर तरीके से उस शेप एंड साइज में कट जाता है जिस टाइप का आपका चिप्स रहता है। फिर उनको टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दिया जाता है, और वो जैसे ही थोड़ा सा मतलब मैसअप भी नहीं होना चाहिए, फिर उसको सुखा दिया जाएगा। सुखाने के बाद उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा बाहरी जानवरों से, और प्रोटेक्शन करने के बाद जब वो सूख जाते हैं तो फिर उनको कढ़ाई में डाल के तला जाएगा, फिर वो चिप्स तैयार होगी, मसाला डाला जाएगा। कितनी मेहनत है। मैनुअली जब ये काम हो रहा है तो कितना कर सकते हो, लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें, बहुत सारी कंपनी जो फूड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, उनके यहां पर जो प्लांट लगा होता है उसमें ट्रक के ट्रक एक साइड से आलू जा रहे हैं, इस साइड से आलू जा रहा है, उस साइड से सोना बाहर आ रहा है। सोना मतलब चिप्स बाहर आ रहा है। चिप्स फीलिंग्स पे जाया करो, चिप्स बाहर आ रहा है। चिप्स जब बाहर आता है तो सेल होता है, और पैक्ड चिप्स बाहर आ रहा है, वो सेल होता है तो पैसा आता है, पैसे से सोना आता है। तो फीलिंग्स पर जाया करो। इधर से आलू डाला और उधर से सोना निकाला, मतलब सिंपल सी बात है कि वो जो प्लांट है उसका ही करिश्माई, उसका ही वो जादुई तरीका है जिसकी वजह से हम वो चिप्स बना पा रहे हैं। तो बच्चों, हमने बात किया, बट हियर आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म फाइनेंस। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस से ग्रोथ तभी हो सकता है जब हम ज्यादा असेट्स परचेज करेंगे, बड़े बड़े प्लांट लगाएंगे, इनपुट देंगे, रॉ मटेरियल का डायरेक्टली निकलेगा फिनिश गुड्स। और जब डायरेक्टली फिनिश गुड्स निकलेगा बच्चों, तो उस दौरान हमारी अर्निंग्स बहुत बढ़ जाएंगी। तो बच्चों, जब मैं आपसे बात करता हूं शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत पड़ती है। डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए तो शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत पड़ती है। बट बड़े बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने हो, उस दौरान हमारे को जो लॉन्ग टर्म फंड की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे। यानी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्सेस कौन कौन से होंगे, और उन सोर्सेस से अगर पैसा उधार लेते हैं तो हमको उनके लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा, क्या उनमें से कौन सा ऐसा सोर्स होगा जो हमारे लिए सस्ता काम करेगा, और उस सारे सोर्सेस की अगर हम कैलकुलेशन करें तो उसका वेटेड अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या रहेगा। क्योंकि जो पैसा हमने उधार लिया, उस पैसे को पे करना है, उस पर इंटरेस्ट भी देना है, और हमने ये भी देखना होता है कि उस पैसे को जब असेट्स में लगाएंगे तो उससे कितना कमाएंगे। तो दोनों बातों का आपस में कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉफिट कम कमाए और इंटरेस्ट का बर्डन ज्यादा आ जाए। तो इस चैप्टर में हम ये बात नहीं करेंगे कि कितना कमा रहे हैं, किस प्रपोजल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सारा चैप्टर, इस पर्टिकुलर चैप्टर में बात नहीं किया जाएगा। वो उसके लिए चैप्टर बना हुआ है कैपिटल बजटिंग,
जब पढ़ेंगे कैपिटल बस्टिंग तो उसे एनालाइज करेंगे, लेकिन अभी हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि पैसा उधार कहां से लें, पैसा उधार किस सोर्स से लें जो कि हमें कम से कम अमाउंट पे करना पड़े, कम से कम इंटरेस्ट पे करना पड़े, कम से कम डिविडेंड पे करना पड़े। ये एक कंसर्न का हमारा प्रयास होगा। बच्चे कह रहे ठीक है सर, समझ में आ गया चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, आगे चलिए। अब मैं आपसे बात करूंगा अगले मुद्दे की, मुद्दा नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड ऑफ दिस चैप्टर, फैक्टर डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। हमारी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको कौन कौन से फैक्टर्स कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर उन सारी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो पॉइंट नंबर 2 में नोट करिए। पॉइंट नंबर 2, फैक्टर डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट यानी कि जो आपकी लॉन्ग टर्म में फंड की रिक्वायरमेंट रहेंगी, क्योंकि हम बार बार यही बात करने वाले हैं, बार बार हम यही बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में फंड का रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगा और उसको किस सोर्स से हमको अरेंज करना है, तो हम बात करेंगे फैक्टर डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इसमें क्या रहेगा, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड फैक्टर, नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। अगला रहेगा टेक्नोलॉजी, यूज्ड, एटसेट्रा। जब जब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर रहेंगे जो कि कहीं ना कहीं हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म फंड का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा या कम होगा। इन्होंने बोला नेचर ऑफ बिजनेस। जब जब हम बात करें हमारा बिजनेस कैसा है, क्या हमारा बिजनेस प्रोडक्शन है, क्या हम यहां पर प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम सर्विस दे रहे हैं, बच्चों अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हैवी प्लांट एंड मशीनरी का हमको कहीं ना कहीं इंस्टॉलेशन करवाना पड़ेगा, और जब वो प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल होंगे तो उसके लिए ह्यूज फंड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम सर्विस सेक्टर में डील करते हैं, सर्विसेज हम प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तो उस दौरान हमारे बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे, तो उस दौरान हमको लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट कम होगी। नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कई बार कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि काफी लॉन्ग टाइम लेते हैं प्रोड्यूस होने में, तैयार होने में। हम कुछ सेपरेट स्पेशल टाइप की वाइन्स की बात करें, वाइन्स मतलब शराब, दारू, लिक्कर, कुछ भी बोल सकते हो आप उससे। कुछ टाइप की जो वाइन्स होती है उनको प्रिपरेशन में 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल का भी टाइम लग जाता है। जितना ज्यादा लंबा प्रोसेस उतना ज्यादा वो कॉस्टली होता है, और जितना आसान प्रोसेस, जितना जल्दी वाला फास्ट प्रोसेस, उतना ही वो सस्ता होता है और उतना ही इंसान की बॉडी को बढ़िया तरीके से क्लीन करता है। मतलब कुछ आपने सुना होगा, कच्ची शराब पी 15 मरे। मतलब वो कैसी होती है कि ड्रम भरा, उसमें कुछ शॉर्टकट तरीके से गोली नशा वगैरह मिलाया और पॉलीथिन में पैक किया और सेल आउट करना, पौए बोला जाता, पौए में पैक किया, उसे सेल आउट करना चालू किया। अब ऐसे केस में क्या होता है कि वो बहुत ही डेंजरस होती है, जैसी बॉडी के अंदर जाती है वो सारे के सारे ऑर्गन्स को हिला देती है, खत्म कर देती है कहानी। और इस टाइप के न्यूज आपको सुनने में मिलते होंगे। और कई एक ऐसा लिक्कर भी होता है जो कि जिसका प्राइस जो है हम अगर कैलकुलेट करेंगे, एक एक बॉटल 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए तक का आता है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस दोनों की मैन्युफैक्चरिंग में अंतर होता है। बच्चे कह रहे सर क्या सिखा रहे हो बेटा, हम तो ठहरे बिजनेसमैन और हम तो ठहरे कंपनी सेक्रेटरी, हम तो कंप्लाइंस करेंगे, हम तो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, हम तो बिजनेस को चलाएंगे, प्रोडक्ट क्या बन रहा है इस वजह से क्या फर्क पड़ता है। कल को हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कहीं ना कहीं ऐसे बिजनेस की करनी पड़ी तो ये थोड़ी ना कहेंगे वाह शराब है दूर रखो, हम देखते भी नहीं इसकी तरफ।
देखते नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन हम तो उसे एक प्रोडक्ट समझेंगे, उसका क्या होता है ये हमें कोई मतलब नहीं है। नेचर ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस, नेचर ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस, क्या गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ड्यूरेबल है, क्या उसमें जो वर्किंग कैपिटल लगता है क्या वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है, और उसका कितना पोर्शन परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। तो कई बार नेचर ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस के अकॉर्डिंगली भी हमारा लॉन्ग टर्म फंड का जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होता है। टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हैं, क्या हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, क्या हम मैनुअल तरीके से काम करते हैं, मैनुअल तरीके से काम करते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहेंगी, और जब हम बेहतर टेक्नोलॉजी अगर हम लगाएंगे तो उस दौरान हमको इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट बच्चों हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हो सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपसे बात किया कि फैक्टर डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कुछ फैक्टर्स मैंने यहां नोट डाउन करा दिए, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करेंगे, सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। पॉइंट नंबर थर्ड, सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है, लॉन्ग टर्म जो फंड हम अरेंज करते हैं, इसके सोर्स कौन कौन से हैं, किस किस सोर्स से, किस किस सोर्स से हम ये पैसा ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म फंड, हां बेटा, ये जो लॉन्ग टर्म फंड का जो रिक्वायरमेंट है वो आपके लिए लोन हो गया, बात क्लियर। और इसी लोन को लेकर के, इसी पैसे को लेकर के, इसी पैसे को उधार लेकर के हम बिजनेस कर रहे होते हैं, और ये पैसा जब हम लेंगे तो किस सोर्स से लेंगे, क्या सिर्फ लोन से ही लेंगे, क्या हम कोई अनदर सोर्स भी यूज कर सकते हैं, क्या हम कोई ओनर्स कैपिटल इधर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सारे पॉइंट अब हमको क्लियर करना है। सर ये लॉन्ग टर्म फंड है, क्या सिर्फ लोन के तौर पर ही कहीं ना कहीं अटेन किया जा सकता है या इसमें कुछ और भी आता है, ये क्लैरिफिकेशन अब हमको पॉइंट नंबर थर्ड से मिलेगा। तो जो बेटा आपका क्वेश्चन है ये आपका एडवांस क्वेश्चन है, इसका बस अब आंसर आपको मिलने जा रहा है। तो सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करेंगे तो पॉइंट नंबर ए, ये हमारा ओनर्स कैपिटल से भी हो सकता है, ओनर्स कैपिटल से भी हो सकता है। अगर मैं ओनर्स कैपिटल की बात करूं तो ओनर्स कैपिटल किसे बोला जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा रहेगा प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो इस दौरान अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आपको मालूम होना चाहिए क्या इक्विटी शेयर कैपिटल से लॉन्ग टर्म फाइनेंस कलेक्ट किया जा सकता है, जी किया जा सकता है, प्रीफरेंस से किया जा सकता है, जी किया जा सकता है। और अगला थोड़ा टेक्निकल वर्ड लिख रहा हूं, समझाऊंगा, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। और दूसरा सोर्स होता है, दूसरा मेजर सोर्स होता है बोरोड कैपिटल, दूसरा मेन सोर्स होता है बोरोड कैपिटल। बच्चों दूसरा मेन सोर्स क्या होगा, बोरोड कैपिटल। पहला सोर्स ओनर्स कैपिटल, दूसरा सोर्स बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल की बात करेंगे तो यहां पर कौन कौन से सोर्स कवर होंगे, डिवेंचर, डिवेंचर में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिवेंचर हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, ये जनरली 5 to 9 ईयर तक होते हैं। और अगला रहेगा बच्चों कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर, इनका जो टेनर होता है
कन्वर्टेबल डिवेंचर का वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पर होता है, कितने टाइम बाद इन्हें हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा सोर्स, डिवेंचर के साथ साथ टर्म लोन फ्रॉम बैंक हो सकता है। फ्रॉम बैंक हो सकता है, इन बैंक से हमने लोन ले लिया, और ये जो टर्म लोन होते हैं जनरली 3 to 5 ईयर के लिए होते हैं, 3 to 5 ईयर के लिए होते हैं। टर्म लोन 3 to 5 ईयर के लिए होते हैं। नोट डाउन कर लो बेटा इसे जल्दी से। बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल, डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर 5 to 9 ईयर, कन्वर्टेबल डिवेंचर 3 to 5 ईयर। नोट हो गया बेटा? जल्दी से मेरे को कंफर्म करें, अगर आपका नोट हो गया हो तो जल्दी से मेरे को कंफर्म करें। बोलो बच्चों बोलो, अगर आपका ये नोट हो गया तो जल्दी से मेरे को कंफर्म करें, जल्दी से कंफर्म करें बच्चों। बच्चे कह रहे हैं हाँ जी सर हो गया नोट, नोटेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला, हम बोरोड कैपिटल में ही आगे बढ़ रहे हैं। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और नेक्स्ट लोन फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स। जब हम अच्छे खासे एक्सपर्ट हो जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन सोर्स से भी पैसा उधार लेते हैं, जैसे एक्सटर्नल बोरोइंग, एक्सटर्नल बोरोइंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट्स, फ्रॉम एनआरआई। तो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉरेन सोर्सेज जो परमिजेबल होते हैं, उनसे भी कई बार हम यहां पर पैसा उधार लेते हैं। चलिए बच्चों, तो बोरोड कैपिटल एक हमारा सोर्स रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ सर्टेन से अदर एस्पेक्ट्स की, लेकिन पहले हम इतना कवर कर लेते हैं। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन सोर्स से अगर हम फंडिंग करें तो एक्सटर्नल बोरोइंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई। तो ये पॉइंट हमने नोट किए। हमने बात किया बच्चों, जब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस की, तो सोर्स मेजरली तो दो तरीके की हो सकती है, या तो वो ऑनर्स कैपिटल के तौर पर हो सकती है, या फिर बोरोड कैपिटल के तौर पर हो सकती है। बच्चे कहेंगे सर आपने तो लिख दिया ऑनर्स में प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा ये भी तो ओनर ही होते हैं, ये जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ये भी तो ओनर ही होते हैं। बट ये जो ओनर होंगे, इन ओनर्स को वोटिंग का राइट नहीं होता, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग का राइट होता है। तो ये प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का जो पोर्शन होगा, जो फंड होगा, हम पैसा इक्विटी वालों से ले सकते हैं, पैसा प्रीफरेंस वालों से ले सकते हैं। ये दोनों के दोनों हमारे ओनर्स कैपिटल का पार्ट बनेंगे। और हम सभी जानते हैं, एक एंटिटी ने जब प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट किसका कहीं ना कहीं होता है, इक्विटी शेयर होल्डर और उन प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स का होगा, उन पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स में उसे बांटा जाएगा। जब पैसा प्रीफरेंस को बांट दिया जाता है तो कई बार पैसा डिविडेंड के तौर पर इक्विटी को बांटा जाना चाहिए, बट हमारे जो मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कि इस पैसे को हम डिस्ट्रीब्यूट ना करें, इस पैसे को हम डिस्ट्रीब्यूट ना करें, और इसकी जगह पर यह पैसा किसको बिजनेस में यूज कर लिया जाए। मतलब एक जो प्रॉफिट का पोर्शन है जो आपका डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए,
इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इक्विटी शेयर कैपिटल के तौर पर बिजनेस को फंड दे रखा है। अब बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वापसी में इनको कुछ रिवार्ड दिया जाए, बट वो रिवार्ड कई बार ना दे करके उस पैसे को ब्लॉक कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है, और उस पैसे को भी बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और इक्विटी शेयर होल्डर से बोला जाता है कि इंतजार करो, आपको जो पैसा मिलने वाला था वो भी बिजनेस में लगा दिया, अब वो पैसा आपके लिए और ज्यादा पैसा कमा के लाएगा। बेनिफिट आपका ही है, फायदा आपका ही है, प्रॉफिट आपका ही है। तो इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि हमने जो कमाया वो भी बिजनेस में लगा दिया गया, अब फ्यूचर में हमारी अर्निंग और ज्यादा बढ़ के आएंगी। तो एक तरीके से हमको इक्विटी शेयर कैपिटल के बदले भी कहीं ना कहीं डिविडेंड्स देने पड़ते हैं, और लेटर ऑन जो ये रिटेन्ड अर्निंग है, जो शेयर होल्डर्स का पैसा है, उस पर भी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस रहती है कि फ्यूचर में हमको प्रॉफिट्स बढ़ के मिलेंगे। तो एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचा जाए, देखा जाए, तो कह सकते हैं हम ओनर्स कैपिटल पर भी आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। बट ओनर्स कैपिटल पर कितना पेमेंट करना होगा, बोरोड कैपिटल पर कितना पेमेंट होगा, ये सारी चीजें हमको रियलाइज करनी है, ये सारी की सारी चीजें एनालाइज भी करनी है। इस पर्टिकुलर चैप्टर के दौरान हमको देखना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट क्या पड़ेगा, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का कॉस्ट क्या पड़ेगा, कितना फंड आ रहा है और किस पर कितना पेमेंट करना पड़ेगा, किसको ज्यादा रेट से पेमेंट करना पड़ेगा, किसको कम रेट से पेमेंट करना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि जब जब हम पैसा उधार लेते हैं तो रिस्क ज्यादा होता है, और जब पैसा इक्विटी के तौर पर लिया जाता है तो रिस्क नहीं होता है। बच्चे कह रहे हैं रिस्क का मतलब क्या होता है, पहले यह बताओ। रिस्क की बात करें तो बिजनेस को झटका लगने का चांस, बिजनेस सदमे में चला जाएगा, बच्चों से रिस्क बोल सकते हैं। बच्चे कह रहे हैं ये कौन सी डेफिनेशन हुई? मैंने कहा ये आपको समझाने का देसी तरीका है। जो हम अचीव करना चाहते हैं अगर वो अचीव नहीं कर पाए तो हमारा बिजनेस डेंजर में जा सकता है, दैट इज नोन एज रिस्क। सर कैसे एग्जांपल देके बताओ। लेट सपोज हमने 10 लाख रुपए उधार लिए 10% के रेट पर, तो एक साल में 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट जाएगा, ये बात फिक्स हो जाती है। ये बात फिक्स हो जाती है। अगर मैंने पैसा उधार लिया 10 लाख रुपए 10% के रेट पर, तो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब ये मत कहना ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने आपको बता दिया 10% का रेट लगेगा, मल्टीपल बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और वो देना पड़ेगा। हमने जो 10 लाख रुपए लेकर के अपने बिजनेस में लगाया और उम्मीद थी कि पैसा लगा करके पैसा कमाएंगे, लेकिन अचानक से लॉकडाउन आ गया, अचानक से लॉकडाउन आ गया और बिजनेस नहीं कर पाए। जब बच्चों बिजनेस नहीं कर पाए तो प्रॉफिट कहां से कमाएंगे? प्रॉफिट नहीं कमाया तो अब वो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे। अब वो 1 लाख का जब इंटरेस्ट नहीं देंगे तो वो सामने वाला जो मनी लेंडर है, जिसने आपको पैसा प्रोवाइड कराया, जिससे आपने पैसा बोरो किया, बीइंग अ बोरोवर, वो आप पर प्रेशर बनाएगा कि इंटरेस्ट क्यों नहीं पे कर रहे, इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं दे रहे हो। तो आपका दिमाग खराब होगा। जब पर्सन का दिमाग खराब होता है तो वो बेहतर बिजनेस नहीं कर पाता। बच्चों समझने का प्रयास करो, बोरोड कैपिटल आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकती है अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन ओनर्स कैपिटल इक्विटी वालों का पैसा लगा है। ध्यान से सुनना, इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है 10 लाख रुपए इस बार अगर आपने इक्विटी से लिए, और इक्विटी वालों ने बोला, क्या बोला कि 20% का रेट चाहिए डिविडेंड। एक्सपेक्टेशंस उनकी थी 20% की। हमने कहा ठीक है जी 20% तो हम कमा लेंगे, आपको आराम से पे करेंगे। लेकिन यहां अचानक से लॉकडाउन आ गया, अचानक से लॉकडाउन आ गया। पेमेंट कितना करना था? 10 लाख का 20% 2 लाख का पेमेंट करना था। लॉकडाउन आया, नहीं कमा पाए। कंपनी एक्ट में भी साफ साफ लिखा है जब प्रॉफिट कमाओगे तो डिविडेंड बांटोगे, प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो डिविडेंड नहीं बांटोगे। इक्विटी वालों से हमने हाथ जोड़ लिए, जनाब लॉकडाउन है, कहां से डिविडेंड दें आपको, पैसे ही नहीं है हमारे पास। मतलब इक्विटी के केस में देखिए क्या हुआ, कंपनी एक्ट में भी साफ साफ मेंशन है कि प्रॉफिट कमाओ, सेक्शन 123, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड बटेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपलसरी नहीं है। इट्स नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब जब इक्विटी के डिविडेंड की बात करते हैं तो इक्विटी का डिविडेंड
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, वो एप्रोप्रिएशन है तो बांट दो, नहीं है तो जाने दो, नहीं है तो जाने दो। तो बच्चों बोरोड कैपिटल की बात जब मैं आपसे करता हूं तो उस दौरान यहां पर एक रिस्क क्रिएट होता है। 10% का रेट मिल रहा था बोरोड में, इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन 20% थी, दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान है। लेट सपोज मैं प्रॉफिट कमाता अगर 20%, तो बोरोड कैपिटल से पैसा उधार लेना मेरे लिए बढ़िया था, फंड रेज करना बढ़िया था, क्योंकि 20% कमाता, 10% पेमेंट करने के बाद 10% पैसा फिर भी सेव होता। लेकिन जब ओनर्स पैसा ले रहे हैं तो उस दौरान उनको ज्यादा पेमेंट करने पड़ सकते हैं, बट रिस्क नहीं होता। कमा लिया तो दे देंगे, नहीं कमाया तो प्रेशर क्रिएट मत करना, नेक्स्ट ईयर फिर कमाएंगे तब दे देंगे, अब नहीं कमा पाए तो। लेकिन जो जिसने आपको लोन दिया, जिसने आपको पैसा उधार दिया, वो आपकी नहीं सुनने वाला। बात समझने का प्रयास करो। जब जब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में तो यहां रिस्क नहीं होता, लेकिन कई बार ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। जब जब हम बात करते हैं बोरोड कैपिटल के बारे में, क्वेरी लूंगा बेटा आपकी, जब जब हम बात करते हैं बोरोड कैपिटल के बारे में तो यहां रिस्क ज्यादा होता है, बट कई बार इंटरेस्ट के पेमेंट कम क्वांटम में करने पड़ते हैं। तो रिस्क हमारा कई बार हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो हम कुछ जब जब हम फंड अरेंज करते हैं तो हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के चलते हैं कि हमने इस तरीके से फंड अरेंज करना है कि रिस्क भी हमारा कम से कम हो और साथ ही साथ में हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी कम पड़ जाए। इसके लिए पहले हम सीखते हैं, पहले हम पढ़ाई करते हैं, किस पर्टिकुलर चैप्टर की पढ़ाई करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इससे पता चलता है इक्विटी का कॉस्ट कितना, प्रीफरेंस का कॉस्ट कितना, रिटेन अर्निंग का कॉस्ट कितना। और इसके बाद हम एक चैप्टर पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, उसमें कितना इक्विटी कंपोनेंट होना चाहिए, कितना प्रीफरेंस का कंपोनेंट होना चाहिए, कितना डेब्ट का कंपोनेंट होना चाहिए, कितना लोन का कंपोनेंट होना चाहिए। अब बच्चे का कुछ डाउट आ रहा है, जरा मैं एक बार डाउट पढ़ लेता हूं फिर आपके साथ। सर ये सब तो कंपनीज जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं उनके सोर्स है ना फंड रेज करने के, जो न्यू कंपनीज हैं वो तो लोन और एंजल इन्वेस्टर पर ही रिलाई करेगा ना लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए। बेटा न्यू कंपनी है तो कंपनी बनेगा तो शेयर कैपिटल के तौर पर वहां फंड तो कहीं ना कहीं अरेंज होगा ना, कुछ फंड कैपिटल से, कुछ फंड हमारा प्रीफरेंस से, या फिर हम बात करेंगे फिर कुछ अमाउंट के तौर पर हम लोन ले सकते हैं। नो मैटर कि न्यू कंपनी है कि पुराना कंपनी है, लोन तो ले सकते हो ना। और जब कंपनी आप ओपन करोगे, नो मैटर कि वो लिस्टेड कंपनी है कि अनलिस्टेड कंपनी है, क्या अनलिस्टेड कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती है? क्या सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ही शेयर इश्यू होते हैं? अनलिस्टेड भी शेयर इश्यू कर सकती है। अनलिस्टेड में भी बाहर के पर्संस कहीं ना कहीं शेयर परचेज कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है कि लिस्टेड का काम कुछ अलग तरीके से होगा, वहां पर एक बहुत बड़ा दायरा बन जाता है, उनके पास बड़े सारे इन्वेस्टर उनको मिल जाते हैं। अनलिस्टेड होती है लेकिन पब्लिक कंपनी है, उसमें भी शेयर होल्डर शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन उसका सोर्स अलग होता है, तरीका अलग होता है। प्राइवेट कंपनी होती है तो उसमें लिमिटेड पर्सन होते हैं, लेकिन स्टिल वहां शेयर कैपिटल होती है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। हाँ बेटा सारा इश्यू कर, क्यों अनलिस्टेड क्यों नहीं कर पाएगी? इक्विटी कैपिटल तो हर जगह से आपको कहीं ना कहीं, इक्विटी कैपिटल तो आपको हर जगह से अरेंज होता है। आप प्राइवेट कंपनी होगी उसमें भी शेयर कैपिटल होती है, उसमें भी इक्विटी कैपिटल होती है। ये चैप्टर हमको सिखा रहा है कि पैसा कौन से वाले सोर्स से, इक्विटी के सोर्स से, प्रीफरेंस के सोर्स से, रिटेन अर्निंग से, या फिर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, जहां पर हम डिफरेंट टाइप की बोरोइंग कर रहे होते हैं। और वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हमारे डिवेंचर हो सकता है, साथ ही साथ टर्म लोन हो सकता है। तो जब जब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो पहले बेसिक हमारा जहां रिस्क कम रहता है, इक्विटी, प्रीफरेंस और रिटेन अर्निंग। अगर इक्विटी और प्रीफरेंस में भी कंपेयर करें तो प्रीफरेंस में भी कई बार क्यूमुलेटिव होने की वजह से डिविडेंड हमारा क्यूमुलेट हो सकता है, बट जबरदस्ती वाला काम तो प्रीफरेंस में भी नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है जी डिविडेंड बांटो। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड बांटेंगे, बट प्रीफरेंस को इक्विटी से पहले मिलेगा। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के केस में भी ये थ्योरी मत बना लेना माइंड में कि इनको तो देना ही पड़ेगा जबरदस्ती। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को भी डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन कब दिया जाता है? इक्विटी से पहले। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो प्रीफरेंस वालों को भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है।
ओनर्स कैपिटल की बात करेंगे तो बेटा कैपिटल तो इश्यू कंपनी के केस में ही किया जा सकता है। नॉर्मल कोई बिजनेस होगा अदर देन कंपनी के फॉर्म में अगर आप काम कर रहे हैं तो यहां पर मालिकों का पैसा ओनर्स कैपिटल की जगह पर ओनर्स फंड आ जाएगा। ओनर्स कैपिटल की जगह पर हम यहां ओनर फंड लिख सकते हैं, उसको भी ओनर्स कैपिटल बोल सकते हैं, बट वो शेयर कैपिटल के फॉर्म में ना होकर के वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कैपिटल के फॉर्म में हो सकता है। तो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं बेटा, जो कैपिटल लगाई गई, जो कैपिटल लगाया, जैसे प्रीति सिंह क्लासेस के बिजनेस की बात करें तो हमने भी कैपिटल लगा रखा है। अब बिजनेस प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो हमने बिजनेस को टेंशन में नहीं डाल दिया कि नहीं नहीं हमको तो पेमेंट करो, ऐसा नहीं है। तो ओनर्स का जो पैसा लगा होता है उसमें रिस्क नहीं होती। जब बोरोड कैपिटल, जब बाहर वालों का पैसा लगा होता है उस बिजनेस का दिमाग खराब हो जाता है। कहां से लाके दे पैसा, जब कमा नहीं रहा तो कहां से लाकर दे। तो बाहर से पैसा कहां से आ सकता है, डिवेंचर होल्डर से आ सकता है। सर डिवेंचर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स स्क्रिप्ट्स होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, ये एक सर्टिफिकेट हो गया, मैंने इसे डिवेंचर सर्टिफिकेट के तौर पर दे दिया कि ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट खरीदो, एक सर्टिफिकेट के बदले 100 रुपए दो, तो आपके पास पैसा आ रहा है और डिवेंचर होल्डर के पास ये सर्टिफिकेट जा रहा है। डिवेंचर होल्डर को इस सर्टिफिकेट पर क्या चाहिए आपसे, डिवेंचर होल्डर को इस सर्टिफिकेट पर आपसे इंटरेस्ट चाहिए। तो ये इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं एक तरीके से लोन के इंटरेस्ट जैसा होता है, और ये डिवेंचर कई बार कन्वर्टेबल भी होते हैं तो कई बार नॉन कन्वर्टेबल भी होता है। तो एक दो डाउट आपका आ रहा है कि सर ओनर्स कैपिटल सिर्फ कंपनीज के ओनर्स ही ले सकते हैं। इसका मैंने आपको बताया कि कंपनी के केस में ओनर्स कैपिटल शेयर का इक्विटी और प्रीफरेंस के फॉर्म में होती है, तो अदर के लिए यही सारी कैपिटल एक नॉर्मल कैपिटल के फॉर्म में होती है। सिमरन कोई क्वेश्चन पूछ रही है, सर एक बार रिटेन अर्निंग वाला पॉइंट भी बता दीजिए। जी बेटा बिल्कुल, ये मैं आपको टेक्निकल पॉइंट है, ये मैं आपको काफी डिटेल में डिस्कस करके चलूंगा और एक बार और बताऊंगा। बट मुबाशरा का क्वेश्चन है, पर सर ऐसा नहीं होता कि अगर पब्लिक इश्यू करना है तो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाना होगा, फिर अनलिस्टेड कैसे पब्लिक इश्यू होगा। देखो बेटा, पब्लिक कंपनी के केस में हम बात करते हैं, पब्लिक इश्यू होगा वहां पर मान के चलो आपको कंडीशन है कि सर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड करवाना है। प्राइवेट कंपनी पर मेंबर्स की लिमिट है या नहीं है, बच्चे कह रहे हैं हाँ जी सर लिमिट है, लेकिन उस लिमिट से ज्यादा पर्सन्स को हम पर्सनल सोर्सेस से अपनी शेयर कैपिटल देना चाहते हैं, तो क्या प्राइवेट कंपनी के केस में दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। तो क्या करें, पब्लिक कंपनी बना लें। बट उसके लिए क्या स्टॉक मार्केट में हमारे शेयर्स को लिस्ट कराना जरूरी है, नहीं। बात समझ रहे हो ना, मेरी बात समझने का प्रयास करो। अगर जो आप बोल रहे हो अगर यही वाली बात होती तो फिर तो सारी की सारी पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी भी होती। कोई भी पब्लिक कंपनी ऐसी नहीं होती जो अनलिस्टेड रह जाती। जगह जगह पर आप पढ़ते हो पब्लिक लिस्टेड कंपनी या लिस्टेड कंपनी या अदर पब्लिक कंपनी, उसके बाद प्राइवेट कंपनी, कैटेगरीज पढ़ते हो ना। तो फिर ये अदर पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, वही तो होती है जो लिस्टेड नहीं होती। बात समझ रहे हो, पब्लिक कंपनी होने पर वो प्राइवेट कंपनी वाली कुछ लिमिटेशंस हट जाती हैं। अब इन दैट पर्टिकुलर केस आप किस तरीके से शेयर होल्डर्स को अरेंज कर रहे हो, वो सारे प्रोसीजर आपको कंपनी लॉ में सिखाए जाते हैं। बट मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, मेरे इस बात को समझने का प्रयास करें। इक्विटी, प्रीफरेंस या रिटेन अर्निंग ये ओनर्स के कहीं ना कहीं कैपिटल के तौर पर होते हैं। और इक्विटी की अगर हम बात करें, वो हमारा प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है, वो हमारा पब्लिक कंपनी भी हो सकता है, वो हमारा लिस्टेड कंपनी भी हो सकता है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रिटेन अर्निंग की बात बच्चे ने बोला कि सर एक बार और बता दीजिए रिटेन अर्निंग को। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सिमरन एज्यूम करके चलो आपका कोई ज्वेलरी बिजनेस है, एज्यूम कर लो, जाता क्या एज्यूम करने हम। सिमरन एक कंपनी बना करके एक कंपनी के फॉर्म में काम कर रही है, और वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है जो कि ज्वेलरी जहां पर प्रिपेयर होते हैं और उसके बाद सेल होते हैं, ह्यूज प्रॉफिट कमाते हो बेटा। अब उस दौरान आप उस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स हो और उस कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, फंड की रिक्वायरमेंट है। इस साल उस कंपनी ने 50 लाख रुपए कमाए। नया इन्वेस्टमेंट करना है, नए नए शोरूम्स डालने हैं आपको।
मैं तो एज्यूम कर रहा हूं बेटा, नए नए शोरूम डालने हैं आपको, अब जल्द अच्छा फील होगा आपको, अगर है तो अच्छा फील होगा। नए नए शोरूम डालने हैं बेटा सिमरन आपको, ज्यादा पैसे की जरूरत है, 50 लाख रुपए कमाए आपने अपने बिजनेस से। अब आपके पास दो ऑप्शन है, जो पैसे कमाए उसको ही लगा दें बिजनेस में, या उसको डिविडेंड के तौर पर रिसीव कर लो और अपने बिजनेस के लिए बाहर से कहीं से पैसा उधार लो, लोन लो। क्या ऑप्शन रहेगा आपके पास? जो बिजनेस में पैसा कमाया क्या उसको ही लगा दें पहले? जो बिजनेस में पैसा कमाया क्या उसको ही लगा दें, या अपने पैसे को घर में ले डिविडेंड के तौर पर, बाहर से लोन लेना चाहिए? हाँ हाँ, वो बात ठीक है। सिमरन आपको सीएस बनाएंगी, आपकी कंपनी का बड़ा ह्यूज प्रॉफिट कमा रही है सिमरन की कंपनी, बट मेरे को सिमरन आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, बोलो सिमरन बोलो। क्या वो जो आपका बिजनेस है जिसमें आपने 50 लाख रुपए कमाए, क्या वो अपने 50 लाख रुपए ही लगाना चाहते हो या बाहर से लोन लेना चाहते हो? सिमरन बोल रही है सर मैं अपने पैसे तो घर में रखूंगी, बाहर से लोन लेंगे। बेटा बाहर से लोन लोगे तो मे भी पॉसिबल उस लोन को अरेंज करने के लिए बड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी, घर में पैसा रखा हुआ है, अब घर के पैसे को लगाना चाहिए या बाहर से लेना चाहिए? बाहर से लोन लेने पर रिस्क भी है। रिस्क क्या है कि अगर मान के चलो कल को लॉकडाउन हो गया और उस दौरान सेल नहीं हुई, तो बाहर से जो पैसा लिया उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपकी कंपनी डूबेगी, आपकी कंपनी लॉस में जाएगी। अब उस पैसे को आप लेके क्या करोगे? घर में पैसा ले लिया, कंपनी की सेहत खराब कर दो क्या? तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप बाहर से पैसा मत लो, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट क्या है? उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मजबूरी में देना पड़ेगा, प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो भी देना पड़ेगा, लेकिन जो 50 लाख रुपए उस कंपनी ने कमाए वो आपको डिविडेंड के तौर पर ना दे करके वही पैसे उसी कंपनी में दोबारा से यूज कर लिए जाए। जब वो पैसा आप यूज करोगे तो उसे रिटेन अर्निंग बोला जाएगा, और नहीं आपने बोला कि नहीं नहीं हमको तो यूज ही नहीं करना, तो मत करो, तो फिर वो कंपनी में रिटेन अर्निंग यूज नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स वहां सिर्फ दो ही सोर्स रहेंगे, इक्विटी और प्रीफेंस, और आपका तीसरा सोर्स लोन के तौर में बढ़ जाएगा, बोरोड कैपिटल। बात क्लियर हो गया बेटा? अभी आपको रिटेन अर्निंग समझ में आया? जब आपने अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुना होगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आया होगा। बोरोड कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं, बोरोड कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं। मैंने बोला डिवेंचर से लिया। डिवेंचर क्या होते हैं कि हम जब बात करते हैं ये स्क्रिप्ट मार्केट में पब्लिक में इशू कर रहे होते हैं कि ये लो डिवेंचर इसके बदले दो 100 रुपए, ये लो डिवेंचर इसके बदले दो 100 रुपए। ऐसे 100 रुपए वाले 1 लाख डिवेंचर इशू कर दिए, 1 लाख डिवेंचर इशू कर दिए, 1 करोड़ रुपए बिजनेस को पैसा मिला। और 1 करोड़ पर कंपनी क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। जिसने 100 रुपए का डिवेंचर लिया उसको 10% 10 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में। जिसने 100 रुपए का डिवेंचर लिया उसको 10 रुपए का इंटरेस्ट, तो डिवेंचर पर भी इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा। और ये डिवेंचर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हो सकते हैं, ये डिवेंचर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हो सकते हैं। दैट मीन्स सिर्फ डिवेंचर ही रहेगा, और जब आप उसको रिडीम करना चाहोगे, मतलब उस डिवेंचर को वापस लेकर के पैसे पेमेंट करना चाहोगे, उनकी कैपिटल का, उनके अमाउंट का पेमेंट करना चाहोगे तो कर देना, बट वो किसी अनदर स्क्रिप्ट में नहीं बदल सकता। ऐसा नहीं होगा कि अभी तो ये डिवेंचर है और आज से 2 साल बाद ये इक्विटी शेयर बन जाएगा, अपने आप से नहीं बनेगा, कन्वर्ट करेंगे। अगर ऐसा ऑप्शन दे रखा है तो वो होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर, वो होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर। अदरवाइज वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जो 5 to 9 ईयर्स तक हो सकते हैं आपके। तो हमने बात करा बोरोड कैपिटल के तौर पर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर आपके इशू किए जा सकते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए जाते हैं। टर्म लोन और कन्वर्टेबल डिवेंचर का जो टर्म रहता है वो डिसाइड होता है कि उसे कितने टाइम बाद आप कन्वर्ट करने वाले हो, इक्विटी में या किसी अनदर स्क्रिप्ट में। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, कई बार 3 से 5 साल तक के लोन बैंक से लोन ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो लॉन्ग टर्म जो टर्म लोन होते हैं वो भी कई बार हमारे यहां पर लिए जा सकते हैं बोरोड कैपिटल के तौर पर, वो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बच्चों जब जब हमने बात करी ओनर्स कैपिटल तो इक्विटी, प्रीफेंस और रिटेन अर्निंग, जब हम बात करेंगे बोरोड कैपिटल तो डिवेंचर और टर्म लोन,
और टर्म लोन की बात करेंगे 3 to 5 ईयर। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कई बार कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि बिजनेस के लिए लोन देने का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, बिजनेस को फंडिंग करने का काम करते हैं। जैसे बच्चे ने एक एंजल इन्वेस्टर्स वाली बात कर दी, वो भी एक तरीका है फंडिंग अरेंज करने का। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बड़े सारे हमारे सोर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म में पैसा कई बार बिजनेस को मिलता है। उन सारे सोर्सेज को मैं यहां नोट डाउन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ फंडामेंटल देना चाहता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कुछ इस टाइप के बोरोड एस्पेक्ट होते हैं और कई बार हमारे ओनर्स फंड होते हैं। बोरोड फंड की बात करेंगे, डिवेंचर, टर्म लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन सोर्स से भी कई बार हम पैसा उधार ले लेते हैं। जब हमको लॉ की अच्छी खासी नॉलेज होती है तो कई बार हम फॉरेन कंट्री से भी, अगर हमको फॉरेन कंट्री में इन्फ्लेशन कम है, वहां पर इंटरेस्ट रेट कम है, तो करेंसी फ्लक्चुएशंस को कंसीडर करते हुए हमको सारे एस्पेक्ट आते हैं। हमको फॉरेक्स बड़े अच्छे से आता है, करेंसी, एक करेंसी का दूसरी करेंसी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, किस कंट्री में कितने इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं और क्या क्या लीगल प्रोसीडिंग्स रहेंगी जब हम फॉरेन सोर्स से पैसा लेंगे। तो हमारा बिजनेस भी कई बार ऐसा हो जाता है, फॉरेन कंट्री से पैसा उठाना और इंडिया में पैसा उधार देना, इन बिटवीन हम पैसे कमा रहे होते हैं। लेकिन हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारे बिजनेस के जो प्रोफेशनल्स हैं वो हमारे को कई बार फॉरेन सोर्सेज से पैसा दिलाते हैं, जो एक्सटर्नल बोरोइंग्स के तौर पर जाने जाते हैं। कई बार उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। फॉरेन में रहने वाले पर्सन हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है और वो डिफरेंट डिफरेंट एफडीआई टेक्निक्स के थ्रू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू कई बार वो अप्रूवल रूट को फॉलो करते हैं, तो कई बार वो ऑटोमेटिक रूट को फॉलो करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हमारे बिजनेस में पैसे लगाते हैं। फॉरेन कंट्री के पर्सन हमारे बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं, दैट इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक्सटर्नल बोरोइंग और डिपॉजिट्स फ्रॉम एनआरआई, एनआरआई ने आपके यहां पर पैसे डिपॉजिट किए और उन पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो ये भी एक तरीके से आपके सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो इन्होंने बोला सोर्स ऑफ फाइनेंस दो तरीके के हो सकते हैं। फॉरेन सोर्स से आपको पैसा मिल सकता है, फॉरेन सोर्स से आपको पैसा मिल सकता है, और वो फॉरेन सोर्स यहां पर हम कहीं ना कहीं इंटरेस्ट के फॉर्मेट में ले रहे हैं, चाहे वो एक्सटर्नल बोरोइंग है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जिस पर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई फॉर्मेट में, एक इक्विटी फॉर्मेट में आपके यहां पर लगाया जा रहा है, तो वो फिर आपकी ओनर्स कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। और डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई, एनआरआई हमारे यहां पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, उससे भी हमारा बिजनेस चलता है। मतलब मैंने आपको बोला कि जब बिजनेस में लॉन्ग टर्म फंड की जरूरत पड़ती है तो ओनर्स कैपिटल के तौर पर आपके यहां पर पैसा लगाया जा सकता है। दूसरा पैसा हमारे यहां पर बोरोड कैपिटल के तौर पर लगाया जा सकता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है बेटा? क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? यहां तक किसी बच्चे को कोई किसी भी टाइप का डाउट, यहां पर किसी भी बच्चे को कोई किसी भी टाइप का डाउट, किसी भी टाइप की समस्या दिख रही है? क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बच्चे कह रहे हैं हाँ जी सर, ये सारी बातें समझ में आ रही। यहां तक किसी को कोई डाउट रहा? तो हमने अभी तक जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज थे उनको दो कैटेगरी में बांटा। वो दो कैटेगरी कौन सी थी? हमारा ओनर्स कैपिटल और बोरोड कैपिटल। पॉइंट नंबर 4 में मैं बात करूंगा आपके साथ, पॉइंट नंबर 4 में बात करूंगा फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पॉइंट नंबर 4, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहां हम बात करेंगे ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। तो ग्रांट लोन फॉर लॉन्गर पीरियड, ग्रांट लोन फॉर लॉन्गर पीरियड। अगला पॉइंट रहेगा प्यारे बच्चों, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट। that require establishment of business unit that require large amount of fund,
हेल्प इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, स्पीडी डेवलपमेंट और अगला पॉइंट रहेगा प्रोवाइड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। टू बिजनेस यूनिट, प्रोवाइड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज टू बिजनेस यूनिट्स। तो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बच्चों में आपके साथ बात कर रहा हूं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के क्या क्या फंक्शंस होंगे। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे वो क्या क्या फंक्शन, क्या क्या रोल आपके लिए परफॉर्म करते हैं। तो पहला फंक्शन है ग्रांट ऑफ लोन फॉर द लॉन्गर पीरियड। लॉन्गर पीरियड के लिए जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए फंड की जरूरत होती है तब ये आपके लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं, फंड प्रोवाइड करते हैं। पहला पॉइंट बच्चों, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जब जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कौन प्रोवाइड करेगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा, ये आपके बिजनेस सेटअप करने में भी आपकी मदद करते हैं। इस टाइप के बिजनेस भी ये सेटअप करवाते हैं जिनमें ह्यूज फंड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनका जो सपोर्ट होता है वो लार्जर फंड सपोर्ट होता है कि पैसे की स्ट्रेस मत लो, आप बिजनेस स्टार्ट करो, क्योंकि इकोनॉमी को ग्रो करना है, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, लार्जर प्लांट लगाने पड़ेंगे, पैसे की आप स्ट्रेस मत लो। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ह्यूज फंड लगाने की जरूरत पड़ती है और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में चाइना से काफी पीछे है और हमको चाइना जैसे कंट्रीज को पीछे छोड़ना है। तुम वायरस बनाते रहो, हम प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं और हम प्रोडक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट, मेक इन इंडिया लेकर के आ रहे थे, चाइना को लगा कि देखो ये कितना आगे बढ़ेंगे, जाने अनजाने, जाने अनजाने, आप समझ पा रहे हो, इनडायरेक्ट मैसेज आता है इस बात का कि जो कोविड जो वायरस आया वो कहां से आया? सबने सुना चाइना से आया। सारे कंट्रीज में ये बात का डिस्कशन चल रहा है कि ये सारा चाइना ने फैलाया, और चाइना के फैलाने के पीछे रीजन ये था कि चाइना काफी अच्छा कर रहा था मैन्युफैक्चरिंग में और उसको कंपीट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, इंडिया जैसे कंट्री काफी आगे आ रहे थे। अभी आप देखते हो कि कोविड खत्म हो गया, फिर एकदम से कोई लहर आ गई, फिर ये दूसरी लहर आ गई, वो तीसरी लहर आ गई, इंडिया काफी हद तक अफेक्ट हो रहा है। और जब ये कोविड का केस चलता है, जब ये कोविड का सिनेरियो चलता है तो सारे बिजनेसेस को धक्का लगता है, सारे बिजनेसेस कुछ टाइम के लिए बंद हो जाते हैं। उस दौरान बिजनेस को चलाने की नहीं, सिर्फ सर्वाइव करने की बात की जाती है। तो एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को खराब करने के लिए इस टाइप के बायोलॉजिकल वे आउट यूज किए जा सकते हैं और जो समर्थ कंट्री है वो कर सकता है। बट हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि आप बिजनेस करो, आप प्रोडक्शन करो, आपको लार्ज अमाउंट में जो फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी वो हम पूरा करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट करवाना, कहीं ना कहीं सपोर्ट करना। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, चाइना को टक्कर देना चाहते हैं, तो इस टाइप के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आगे आना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्कीम्स चल रही होती हैं इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी का स्पीडी डेवलपमेंट करने के लिए, तेजी से डेवलपमेंट करने के लिए हमारे एक्सपोर्ट्स का प्रमोशन करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स कब बढ़ेंगे? सर्विस सेक्टर में तो हम अच्छा कर ही रहे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारा कहीं ना कहीं बेहतर करेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर हम बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमको बिजनेस यूनिट्स लगाने पड़ेंगे, बिजनेस यूनिट्स के लिए फंड की जरूरत पड़ेगी और वो फंड कौन प्रोवाइड करेगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। प्रोवाइड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज टू बिजनेस यूनिट। कई बार आपको नहीं मालूम होता कि इस टाइप का बिजनेस हमें करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, प्लांट एंड मशीनरी कहां से अरेंज होंगे। बिजनेस के रिगार्ड में जो टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं वो भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देने का काम करते हैं।
तो बच्चों अब तक हमने समझा कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट मुद्दे की हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। आज की क्लास को हम इधर ही होल्ड करते हैं। मैम की क्लास का मैसेज आपको इस क्लास के बाद आ जाएगा, कितने टाइम बाद स्टार्ट होगी, ब्रेक आपका कितना रहेगा, अकॉर्डिंगली मैसेज आ जाएगा और आप फिर देन आफ्टर मैम की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज एफएमएसएम के टॉपिक में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। अभी के लिए बाय बाय।